सम्राट कौन बनेगा राजश्री का स्वामी। प्रसेनजीत महाराजा के 100 पुत्र थे। उनमें एक श्रेणी की गुणवान, कला निधान और बुद्धिमान था। बाकी के सब उच्छृंखल और जड़मती थे। महाराजा को एक चिंता सता रही थी कि श्रेणिक राजगादी के लिए संपूर्ण सुयोग्य है, मगर वह सबसे छोटा है और 99 बड़े पुत्रों का अन्याय करके श्रेणिक को राज्य का उत्तराधिकारी कैसे बनाऊं। महाराजा ने विचक्षण मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके कुछ योजनाएं बना ली, जिससे बड़े पुत्रों को भी अन्याय न हो, प्रजाजनों को भी न हो। यथा समय महाराजा ने एक बार सभी पुत्रों को राजसभा में बुलाया। सबको एक एक नया खाली घड़ा दिया और कहा कि इसमें पानी भरकर लाओ, मगर शर्त ये है कि पानी कुएं का, तालाब का, नदी का, बरसात का, झरने का, झील का, समुद्र का नहीं होना चाहिए। शर्त सुनकर श्रेणी के अलावा सभी घबरा गए। सभी प्रकार के जल स्थानों से पानी भरने का मना है, तो ये घड़ा कौन से पानी से भरे। ये सोचते सोचते सब अपने अपने घड़े को लेकर चले। श्रेणिक अपना घड़ा सेवक से उठवाकर नगर के बाहर खुले मैदान में आया। पूरे मैदान में मानो हरी घास की चादर बिछी हुई थी। प्रातः काल में घास पर ओस बिंदु मोती की तरह चमकते थे। श्रेणिक ने एक लंबा चौड़ा पतला कपड़ा घास पर बिछाया। ओस बिंदु से कपड़ा गीला हो गया। तुरंत उसने कपड़े को घड़े में निचोड़ लिया, दूसरी जगह बिछाया, फिर निचोड़ा। पूरे मैदान में ऐसा करके घड़ा ओस के पानी से भर लिया। अन्य सभी राजकुमार बिलखे हुए वापिस आए। सेवक द्वारा घड़ा उठवाकर श्रेणिक महाराजा के पास आए। राजा ने पूछा कि घड़े में पानी कहाँ से भर लाए। श्रेणिक ने कहा, यह घड़ा ओस के पानी से भरा है। सुनकर महाराजा प्रसेनजीत का हृदय अति प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर महाराजा ने सभी पुत्र को बुलाया। सबको सुखड़ी का एक एक टुकड़ा और पानी भरा हुआ एक घड़ा दिया। दोनों वस्तुएं बराबर पैक की हुई थी। महाराजा ने कहा कि इनको बिना खोले सुखड़ी खाओ और पानी पियो। जो ऐसा करेगा उसे राज सिंहासन मिलेगा। सभी राजकुमार उलझन में पड़ गए। सबने इसका उपाय श्रेणिक को पूछा। श्रेणिक ने बताया कि पहले जमीन पर एक कपड़ा बिछाओ, फिर टोकरे को बहुत जोर से हिलाओ ताकि सुखड़ी का चूरा हो जाए। टोकरे के छिद्रों से चूरा बाहर निकलेगा, उसे खा लेना। पानी के घड़े को एक पतले कपड़े से लपेट लो। थोड़ी देर में कपड़ा गीला हो जाएगा, उसे निचोड़ कर पानी पी लेना। श्रेणिक के बताए उपाय को आजमा कर सभी ने सुखड़ी खाई और पानी पिया। राजा के पूछने पर कह दिया कि श्रेणिक के बताए उपाय को अपनाकर हमने भूख प्यास मिटाई। ये सुनकर राजा और प्रधान को विश्वास हो गया कि सब राजकुमारों में श्रेणिक बड़ा बुद्धिमान और राज्य संचालन के लिए सुयोग्य है। मगर बड़े भाई ईर्ष्या से उसका अनिष्ट न करे, ऐसे विचार से महाराजा ने सबके सामने उसको डांटा कि तू कैसा बुद्धिमान है जो सुखड़ी का चूरा करके खाया और गंदा पानी पिया। एक बार महाराजा ने अपने 100 पुत्रों को एक साथ भोजन के लिए बुलाया। स्वर्ण के थाल में उत्तम प्रकार की भोजन सामग्री सामग्री परोसी गई। जैसे ही राजकुमारों ने थाली में भोजन का कोर हाथ में लिया, उतने में शिकारी कुत्ते वहां पहुंचे। भोजन की थाली पर तराप लगाने लगे। सभी राजकुमार डरकर वहां से बिना भोजन किए भाग गए। सिर्फ एक श्रेणिक बैठा रहा। उसने बुद्धि से काम लिया। राजकुमारों की थालियों में से एक एक कुत्ते को देता रहा और स्वयं अपना भोजन मजे से करता रहा। महाराजा को पता चला कि एक श्रेणिक के अलावा सभी भूखे उठे। तब निश्चय हो ही गया कि श्रेणिक की कुशल जांच करता होगा, जो दूसरों को खिलाकर स्वयं की उदरपूर्ति करने की नीति में भी चातुर है। परंतु श्रेणिक के हित के लिए बाहर से उसे डांटने लगे कि तू बड़ा मूर्ख है जो कुत्तों के साथ भोजन करके आए। तेरे से तो मेरे 99 पुत्र अच्छे शयाने हैं। एक दिन अचानक राजमहल के चारों ओर आग की ज्वाला भड़क उठी। प्राण रक्षा के लिए भागदौड़ मची। उस समय महाराजा ने कहा कि आग से बचने के लिए बाहर निकलते समय महल में जिसको जो लेना हो वो लेकर निकलो। जिसने जो चीज ली होगी वह उसी की होगी। राजकुमारों में से किसी ने तेज सशक्त अश्व लिया, किसी ने पटहस्ती लिया, किसी ने रथ पालकी, तो किसी ने रत्न हीरे आदि कीमती जवाहरात, किसी ने राज चिन्ह मुकुट छत्र तलवार आदि लिया। श्रेणिक ने सिर्फ बम्बा भेरी ली। वह बम्बा ऐसी चमत्कारी थी कि इसकी ध्वनि सुनने वाले की 6 मास की बीमारी तुरंत मिट जाती थी और भविष्य में 6 मास तक कोई रोग नहीं होता था। राजभवन से सुकुशल बाहर निकलकर सभी महाराजा के पास पहुंचे। सभी ने अपनी अपनी वस्तु पिताजी को दिखलाई। वस्तुएं देखकर महाराजा बोले कि मेरे 99 पुत्र रिद्धि संपत्ति प्राप्त करेंगे, मगर ये मूर्ख श्रेणिक क्या करेगा। क्या तू बम्बा है?
भम्बाई बजाता फिरेगा कि और भी कुछ करेगा। अंतर मन से तो महाराजा अत्यधिक प्रसन्न हुए थे, किंतु श्रेणिक के हित को नजर के सामने रखते हुए मुंह से ऐसे अपमानजनक शब्द कहते हैं। कृत्रिम क्रोध करके कहने लगे कि तेरे 99 भाइयों ने एक एक कीमती वस्तु ली और तू क्या बुद्धिहीन ग्वाला बनेगा। कहा भी गया है कि बुद्धि शरीरी उपजई, दीदी किम्पी न होय, जल मध्य कछप वसई, तरी न जाने सोय। अर्थात बुद्धि शरीर में उत्पन्न होती है, दूसरों के द्वारा दी नहीं जाती है। जैसे कछुआ पानी में रहता है फिर भी वह तैरना नहीं जानता है। हृदय से श्रेणिक के हित को चाहते हुए उसकी सुरक्षा के लिए महाराजा ने रोष भरे शब्दों में कहा, गमार, अब मेरे सामने क्यों खड़ा है? मैं तेरा मुंह तक देखना नहीं चाहता, चलो जा यहाँ से। ऐसे अप्रिय शब्द सुनकर श्रेणिक ने सोचा कि अपमानित होकर यहाँ रहना उचित नहीं है। स्वमान भंग होने पर वहां ही रहने वाला कौन होते हैं, इसके लिए कहा है कि काक कुमाणस कूतरो छोटो ठग नर नाम, जू ठंठेरी काढ़ियूं तू ही न छंडी ठाम। अर्थात कौआ, दुर्जन कुत्ता और ठग, शट इन चारों को भर्त्सना ताड़ना करके निकाला जाए फिर भी वे उस स्थान को नहीं छोड़ते हैं। जो पुरुष अपमान सहकर भी उसी स्थान में रहता है वह धूलि के समान तुच्छ है। स्वाभिमानी व्यक्ति स्वमान खोकर उसी स्थान में रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे उत्तम जाति के पेड़ काटने के बाद उगते नहीं है, वैसे जिस व्यक्ति ने जहाँ अपनी इज्जत खोई हो वह नर वहां नहीं रहता। ऐसा सोचकर श्रेणिक कुछ बोले बिना राजमहल से बाहर निकल गया। श्रेणिक सविनयी, विवेकशील और पितृभक्त था। उसके दिल में इसी बात का दुख हो रहा था कि मैंने प्रत्येक समस्या को बुद्धि से सुलझाया, फिर भी मुझे डांट फटकार मिली और मेरे भाइयों को शाबाशी। इस बात का जब प्रजाजनों को पता चला तो वे भी दुखी हो उठे। श्रेणिक के सद्गुणों एवं बुद्धि प्रतिभा से सभी प्रभावित थे, किंतु राज आज्ञा के लगे आगे सभी लाचार थे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।